नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल या उग्रवाद की भूमिका के बारे में बताऊंगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस के पुराने नेताओं और उनकी भिक्षा याचना की नीति ने कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बनाकर रख दी थी। इसी कारण कांग्रेस में एक नए युवा दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के ढोंग एवं आदर्शों का कड़ा आलोचक बन गया। इस कारण कांग्रेस दो भागों में बट गई, उदारवाद और उग्रवादी। इनको नरमपंथी और गरमपंथी नाम से भी जाना जाता है। इस फुट की प्रक्रिया 1895 में प्रारंभ हो गई थी, जब तिलक और उसके सहयोगियों ने गोखले और महागोविंद रानडे से पूना सार्वजनिक सभा में झगड़ा कर उनके अधिकारों को चुनौती दी। धीरे धीरे कांग्रेस में यह विभेद बढ़ता ही चला गया। यह विभेद बंगाल विभाजन और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया से और अधिक तेज हो गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्टतः दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। इसी विभाजन ने भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और इसी उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने अंततः क्रांतिकारी आंदोलन को भी जन्म दिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही सरकार के प्रति भिक्षा याचना की नीति अपनाई। उसने संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारों की मांग अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखी, परंतु सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने सरकार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही किया कि 1861 के एक्ट में संशोधन कर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया। यद्यपि इस एक्ट में भारतीयों को कुछ अधिकार मिले, परंतु वो पर्याप्त नहीं थे। 1892 का एक्ट कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर सका। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अनेकों का विश्वास था कि भिक्षा याचना की नीति का परित्याग कर हमें कोई ठोस कदम उठाने चाहिए और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस कारण कांग्रेस के अंदर पड़ना प्रारंभ हो गया। उग्रवाद के उदय का एक अन्य कारण देखा जाता है कंजर्वेटिव दल की प्रशासनिक नीतियों। इंग्लैंड में 1888 से 1905 के बीच अनुदार दल सत्ता में रहा। इसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीयों में असंतोष एवं क्रोध की भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में भारतीय वायसराय और अंग्रेज नौकरशाहों ने भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिए अनेक प्रयास किए। लॉर्ड लैंसडाउन, एलिगिन और कर्जन की नीतियों से भारतीयों में गहरा मानसिक आघात लगा। इन लोगों ने भारतीयों के प्रति अविश्वास तथा प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है आईसीएस में भारतीयों को समानता का अधिकार नहीं देकर उनके लिए प्रोविंशियल सिविल सर्विस की व्यवस्था करना। मुंबई में हुए प्लेग के समय जबरदस्ती लोगों को घरों से निकाला गया। पूना के नाटू भाइयों पर बिना मुकदमा चलाए दंड दिया गया एवं बाल गंगाधर तिलक को कैद की सजा सुनाई गई। रुड़की के इंजीनियर कॉलेज में भारतीयों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इन सब घटनाओं से भारतीयों के मन में यह भावना आ गई कि अंग्रेजों से निष्पक्ष न्याय पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की नीति अपनानी ही पड़ेगी। इन नीतियों के तहत लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने भी कहीं ना कहीं भारत में उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड कर्जन की नीतियों से उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हुआ। लॉर्ड कर्जन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया और उसकी भावनाओं को अपने पैरों तले कुचल दिया। वह भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें मजबूत करने आया था। वह कांग्रेस और राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल दुश्मन था। उसने भारतीय को उच्च सरकारी पदों के लिए अयोग्य करार दिया। कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या घटा दी गई। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट के द्वारा उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया तथा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसका सबसे विवादास्पद कार्य था बंगाल का विभाजन।
इसका कोई वैधानिक या सैद्धांतिक आधार नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवादी भावना को कुचलना। लॉर्ड कर्जन के इन नीतियों ने भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर उग्रवादियों के उदय को आसान बना दिया। सरकार की आर्थिक नीतियों ने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, गरीबी और दरिद्रता बढ़ती जा रही थी। प्राकृतिक प्रकोप, अकाल एवं महामारी से भी जनता परेशान थी, परंतु सरकार का भारतीयों के प्रति कोई भी सहानुभूति का भाव नहीं था। वह तो सिर्फ इस फिक्र में लगी हुई थी कि कैसे भारत से अधिक धन और कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड की आर्थिक संपन्नता बढ़ाई जाए और वहाँ उद्योग धंधों को विकसित किया जाए। सरकार की औद्योगिक एवं आर्थिक नीतियों से भारतीय पूंजीपति वर्ग असंतुष्ट और निराश था। इस वर्ग ने भी उग्र राष्ट्रवादियों को सहयोग दिया। इस कारण भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। सामयिक धार्मिक कानून के अंतर्गत हम देखेंगे कि इस समय अंग्रेजों की प्रजाति विभेद की नीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। विदेशी और भारतीयों में से अंग्रेज भारतीयों को है दृष्टि से देखते थे और उनको अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। भारतीयों को शपथ संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था। सामान्य नागरिक अधिकारों से भी भारतीयों को वंचित रखा गया था। इस भावना को विकसित करने में तत्कालीन धार्मिक संस्थाओं और धर्म सुधारकों का भी योगदान था। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि के माध्यम से दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि भारतीयों में अतीत के प्रति प्रेम और आत्मगौरव की भावना को जगाने में अपना योगदान दिया। विदेशी घटनाओं ने भी कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इन घटनाओं में इटली एबिसीनिया युद्ध में इटली की पराजय, रूस जापान युद्ध में रूस की हार और रूसी क्रांति, अफ्रीका का बोयर युद्ध, चीन का बॉक्सर विद्रोह, मिस्र, ईरान और तुर्क की स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण थे। इन विद्रोह और क्रांतियों ने दिखा दिया कि साम्राज्य शक्तियों को पराजित किया जा सकता है। अनेक भारतीय समाचार पत्रों और लेखों ने साम्राज्यवाद की पराजय की घटना को उजागर किया। भारतीयों में यह भावना प्रबल होने लगी कि वे संघर्ष के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का साया मिटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उग्रवाद की भावना को विकसित करने में भारतीयों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलंकर उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार कर रहे थे। इसे बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। इस कार्य में उनके दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र मराठा और केसरी ने भी अत्यधिक योगदान दिया। उन्होंने गणेश पूजा व शिवाजी पर्व के द्वारा उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। तिलक के अतिरिक्त बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने भी भारतीय जनता को बलिदान के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार इन कारणों से 1905 के आसपास भारत में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। हम बात करेंगे कि उग्रवादी दल के नेताओं के उद्देश्य थे, उनका क्या ढंग था। चार प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस नए दल की नीतियों की परिभाषा और इनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। तिलक ने यह कहकर कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन लोगों का एक नया नारा था। उन्होंने कहा, स्वराज अथवा सुशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता हो सकती है। यही हम चाहते हैं और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। अरविंद घोष ने स्वराज को भारत के प्राचीन जीवन को आधुनिक परिस्थितियों में परिपूर्ण होने और राष्ट्रीय गौरव को सत्युग मानते थे, जिसमें भारत पुनः एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाए, लोगों की आत्ममुक्ति हो सके, ताकि राजनीतिक जीवन में वेदांत के आदर्श को प्राप्त किया जा सके, और यही भारत के लिए सच्चा स्वराज होगा। लाला लाजपत राय ने कहा कि जैसे दास की आत्मा नहीं होती, उसी प्रकार दास जाति के कोई आत्मा नहीं होती और आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु है।
इसलिए देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। उदारवादी दल के लिए स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। अब हम बात करेंगे उग्रवादियों का कार्यक्रम। उग्रवादियों ने विदेशी माल का बहिष्कार, उस विदेशी माल अपनाने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी बल दिया। विदेशी माल के बहिष्कार, उस विदेशी माल के प्रयोग से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन और भारतीयों को कार्य और सेवाओं के अवसर मिलने लगे। लाला लाजपत राय के अनुसार स्वदेशी के प्रसार से अंग्रेजों को वित्तीय हानि होगी और बंगाल का विभाजन रद्द करने के लिए दबाव डाला जाएगा। शीघ्र ही ये अनुभव किया जाने लगा कि वह विदेश शोषण के विरुद्ध तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। लोगों से आर्थिक आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करना अधिक सरल था। यह भी विचार था कि नए भारतीय उद्योगपति जिनको इस स्वदेशी से प्रचार से लाभ होगा, वह कांग्रेस के लिए धन देंगे। जैसा लाला लाजपत राय ने कहा कि हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़कर निर्धनों की झोपड़ी की ओर कर लिया है। यह है इस बहिष्कार आंदोलन की मनोवृत्ति, नीति और आत्मिक महत्व। सरकारी नियंत्रित शिक्षण संस्थाओं के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई। उग्रवादी दल की योजना थी कि विद्यार्थी को देश की सेवा में लगाया जाए। जब सरकार ने विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई करने की धमकी दी, तो विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वे इन विश्वविद्यालयों को छोड़ दें। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। पंजाब में डीएवी आंदोलन ने जोर पकड़ा। तिलक ने असहयोग का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही इस प्रशासनिक मशीन को चलने में अपना योगदान नहीं दें। यद्यपि आप दलित तथा तिरस्कृत हैं, परंतु फिर भी आपको अपनी उस शक्ति का बोध होना चाहिए जिससे आप यदि चाहें तो प्रशासन को भी ठप कर सकते हैं। उग्रवादियों ने सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया। ग्राम सफाई, पुलिस कार्य, मेले का आयोजन इत्यादि के लिए स्वयंसेवी संस्था स्थापित की गई। दीवानी मामलों, झगड़ों को निपटाने के लिए पंच निर्णय समितियां बनाई गई। इस सहकारी आंदोलन का उद्देश्य बिपिन चंद्र पाल ने इस शब्दों में दिया कि सहकारी संस्थाओं की सहायता से संयुक्त भलाई के लिए जनता में एक शक्तिशाली नागरिक भावना को जगाने और इसी प्रकार उन्हें स्वतंत्र नागरिक के लंबे अधिकार के बोझ और फिर समझ देश में सक्रिय राजनीतिक संस्था स्थापित करना है, जिससे कि नेता जनता के सीधे संपर्क में आ सकें। अब हम बात करेंगे कि उग्रवादियों अथवा गर्मपंथियों के इन कार्यों का क्या महत्व निकला, क्या इनका मूल्यांकन था। उग्रवादी विचारधारा और राजनीति के मूल्यांकन में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक सुसंगठित राजनीतिक दर्शन नहीं था। इसके समर्थकों में सक्रिय क्रांतिकारी से लेकर गुप्त समर्थक तक सम्मिलित थे। ऐसे लोग भी थे जो आतंकवाद के विरोध भी थे। इस प्रकार इस दर्शन के प्रमुख नेताओं में अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय सभी अपने राजनीतिक आदर्श और कार्यप्रणाली में भिन्न थे। यही नहीं, नेताओं ने अपने विचार भी समय के अनुसार बदले। उदाहरण के लिए तिलक का स्वराज एक प्रकार से स्वशासन था, परंतु अरविंद घोष का स्वराज अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र था। इसी प्रकार तिलक के विचार आयु के साथ बदलते चले गए और सरकार से सहयोग करने में वो सहमत हो गए। उग्रवादी नेता प्रजातंत्र, संविधान और प्रगति की बात करते थे और वह ये भी चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार अधिक बड़ा होना चाहिए। वे प्राय नगरवासी निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे और वे चाहते थे कि कांग्रेस का संदेश जनता तक पहुंचे। इन लोगों ने समाचार पत्र निकाले और अपने संदेश अधिक बड़े वर्ग तक पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। ये लोग भारत में अंग्रेजों की भूमिका को भली भांति समझते थे और ये चाहते थे कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक भाग मिले, अंग्रेजों के द्वारा भारत का शोषण बंद हो। वो यह भी अनुभव करते थे कि अंग्रेजों का भाना छोड़ा भारत छोड़ना किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष गिरा के और दबाव के बिना संभव नहीं है। अतः सहयोग के स्थान पर असहयोग और सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति उन्होंने अपनाने पर जोर दिया। इन लोगों ने जनता को असहयोग, अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्मनिर्भरता और दुख सहने का नया पाठ पढ़ाया।
इस नीति का लाभ यह हुआ कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इससे इन राष्ट्रवादियों में एक नवीन आत्मविश्वास की भावना का जागृत हुई। स्वराज का उद्देश्य मोरल ने तो पूरा नहीं किया, परंतु अब यह क्रांतिकारी मांग नहीं रह गई और प्रथम विश्व युद्ध में सरकार ने घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक सुधार सुशासन का उद्देश्य संस्था स्थापित करना है। इस प्रकार कहीं ना कहीं उग्रवादी नीतियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।